तो क्लास का नाम है इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। फर्स्टली वी शुड नो, पहले हम जानेंगे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारा संविधान की बात करें तो आप जानते हैं संविधान में डीपीएसपी को मेंशन किया गया है। डीपीएसपी जिसको अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल आपका बेसिकली लिख लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 49 में बोला गया है, संविधान में कहा गया है कि हमें अपने जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट शुड बी गवर्नमेंट क्या करेगी, उन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी दैट्स फॉर्म बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना करके रखे हुए हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और ये आर्टिकल कहता है प्रोटेक्शन ऑफ, ये स्टेट की ड्यूटी होगी, इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्टेट्स, लिख लो, इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की ये ड्यूटी होगी दैट्स टू प्रोटेक्ट करेगा किसको, क्लास बोलो, ये आपके मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये आर्टिकल कौन कहता है, 49 कहता है। संविधान में डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पर आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। यहाँ तक सबने समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेटा संविधान में हम आपसे पूछेंगे इन विच आर्टिकल इट इज मेंशन दैट we should protect our monuments and the historical buildings. So 49 article, and 49 article came into DPSP. What is DPSP? Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy. ठीक है, got it? यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब अपन एक एक मॉन्यूमेंट उठाएंगे, उसके बारे में पॉइंट्स लिखना चालू करेंगे। स्टूडेंट्स, एक एक मॉन्यूमेंट, उसका फाउंडिंग ईयर, उसके बारे में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको अपन विजुलाइज करेंगे। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। तो पहला जो हमारा प्लेस है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, स्टूडेंट डाल दीजिएगा। इंडिया के अंतर्गत पहला प्लेस काफी इंपॉर्टेंट बेटा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया। एंड विच प्लेस? इट इज अ प्लेस विच इज नोन एज पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एक प्लेस है दैट इज सेलुलर जेल, नोट कर लीजिएगा, दैट इज अ सेलुलर जेल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, पहला जो आपका जेल है दैट इज द सेलुलर जेल। एंड ये भी एक आपका क्या है, पर्टिकुलरली नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एक पर्टिकुलरली क्या है, मॉन्यूमेंट है दैट वाज फॉर्म्ड इन कहाँ पे बनाया गया है, पहले आप थोड़ा देख लें, इसकी लोकेशन देख लें। दिस इज, ये अपना भारत है, प्यारा भारत, और ये आप जान रहे हैं इस तरीके से अगर हम देखें तो दिस इज इंडिया। एंड अगर हम इस इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में ढेर सारे आइलैंड हैं। बे ऑफ बंगाल में स्टूडेंट, बे ऑफ बंगाल में क्या है, अलॉट ऑफ जो है आपके क्या है बोलो, जो है आपके आइलैंड है। एंड इन आइलैंड में एक आइलैंड है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो कि पहले कैपिटल हुआ करती थी किसकी बोलो, अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार की पहले कैपिटल क्या हुआ करती थी, पोर्ट ब्लेयर। अभी क्या हो गई है, श्री विजयपुरम, ठीक, श्री विजयपुरम, ठीक। तो ये बन गई है अभी कैपिटल। लेकिन पोर्ट ब्लेयर में ही एक जेल है दैट वाज नोन एज सेलुलर जेल, नोट कर लो, सेलुलर जेल के बारे में लिख लो। ये हिस्टोरिकली प्लेस है बिकॉज अगर हम बात करें, a lot of freedom fighters, they fought for the freedom। जिन्होंने कभी आज़ादी के लिए फाइट करी थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उनको अंग्रेज एक सजा देते थे, दैट इज अ पनिशमेंट विच इज मोस्ट डेंजरस पनिशमेंट, दैट इज नोन एज काला पानी। क्या बोलते थे इस पनिशमेंट को स्टूडेंट्स, काला पानी। व्हाट इज काला पानी, लिख लो, काला पानी। काला पानी इज अ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट थी बेटा, याद रखना, इट इज अ पनिशमेंट गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स देते थे, किसको देते थे, क्लास याद रखिएगा, किसको देते थे, इंडियंस में कौन से, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो इंडियन ऐसे थे जो फ्रीडम फाइटर थे। तो इंडियन में कौन से इंडियंस बोलो, इंडियंस में भी कौन से इंडियंस स्टूडेंट्स,
इंडियंस में भी आपके फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, नोट कर लो। तो फ्रीडम फाइटर्स को बेसिकली अंग्रेज जब बहुत परेशान होते थे, कोई बहुत कुख्यात टाइप का, बड़ा नोटोरियस टाइप का अगर कोई फ्रीडम फाइटर है जिसने बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को किल किया है, उसको अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे। एंड काला पानी की सजा में क्या होता था, इन बिरान जो आइसलैंड है, इन आइसलैंड में छोड़ दिया जाता था व्यक्ति को। अगर व्यक्ति भागेगा तो ओशन में आकर के पानी पिएगा, और ओशन में क्या होगा? NaCl। बोलो बेटा, NaCl की मात्रा होगी कि नहीं होगी? ओशन का पानी कैसा होता है? सलाइन होता है, खारा होता है, बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पर ज्यादा मात्रा में Na++Cl- मिलता है। Na आपका बेस होता है, और ये Cl यानी क्लोराइड क्या होता है? सोडियम। और ये क्लोराइड आपका एसिड होता है, और जब एक बेस और एक एसिड मिलता है तो साल्ट बनता है। क्या बनता है बेटा? साल्ट बनता है। और आपको पता है जो कॉमन सॉल्ट है ये काफी खतरनाक टाइप का होता है, कॉमन सॉल्ट। अगर आपको पानी में कॉमन साल्ट मिल जाए ज्यादा, तो आप पानी कैसे पियोगे? नहीं पियोगे। अगर आप पी लोगे तो मर जाओगे। तो यहाँ पे डेथ हो जाती थी लोगों की, तो लोगों को यहाँ पे बंधक बना करके उठा करके छोड़ दिया जाता था। और यहाँ पे लोग बड़े बड़े चप्पू चलाते थे नाव के, और यहाँ पे बड़ी यातनाएं दी जाती थी, वेरियस टाइप्स ऑफ जो है आपकी यातनाएं का मतलब होता है पनिशमेंट होते थे। लोग जो यहाँ पे क्रांतिकारी जिनको यहाँ पर छोड़ा जाता था, वो प्राय यहाँ पर मर जाते थे, डेथ हो जाती थी। और इसी क्रम में एक व्यक्ति है जिनका नाम है वीर सावरकर। क्या नाम है बोलो बेटा? वीर सावरकर। नोट कर लो, सावरकर लिखो बेटा, सावरकर। सावरकर को इसी जेल में भेजा गया था, सेलुलर जेल में। दैट्स व्हाई दिस जेल इज नोन एज सावरकर जेल। तो आज की डेट में इसको क्या कहते हैं? स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, सावरकर। बेटा सावरकर जेल के नाम से इसको जाना जाता है, वीर सावरकर जेल के नाम से इसको जाना जाता है, वीर सावरकर जेल के नाम से जाना जाता है। सावरकर जेल के नाम से, वर्कर जेल, वर्कर लिख लो बेटा, वर्कर जेल के नाम से जाना जाता है। तो वीर सावरकर जेल किसका नाम हो चुका है? सेलुलर जेल का। अंग्रेजों के टाइम पीरियड में इसका क्या नाम था स्टूडेंट्स? सेलुलर जेल। नाउ इट इज नोन एज वीर सावरकर, बिकॉज वीर सावरकर वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, एंड ही रोट अ बुक दैट इज नोन एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या नाम है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1857 के रिवोल्ट को इन्होंने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था। क्या कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और इनकी बुक का क्या नाम है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नोट कर लीजिएगा, इनकी बुक का नाम बहुत आता है एग्जाम में, लिख लो। इनकी बुक है, इनकी बुक एग्जाम में आती है, इनकी बुक है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। लिख लो बेटा, इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस बुक है, और ये 1857 के रिवोल्ट पर लिखी गई है। 1857 के रिवोल्ट पर लिखी गई है। और 1857 की क्रांति को पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला? वीडी सावरकर सर ने बोला। तो वीडी सावरकर सर को उठा करके कहां भेज दिया गया बोलो बेटा? सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल में काफी समय तक ये बंद रहे, फिर यहाँ से ये भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं, फिर आपके इंडिया आ जाते हैं मेन लैंड पे। तो मेन लैंड पे आने के लिए इनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, और ये फिर मेन लैंड में आ जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेलुलर जेल के रिमेम्बरेंस में, यानी वीडी सावरकर ने लॉट ऑफ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था, एंड अनदर फ्रीडम फाइटर्स आर देयर। सो इसलिए इसको क्या कर दिया, भारत सरकार ने प्रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, और एक मॉन्यूमेंट बना दिया, दैट्स अ वीर सावरकर जेल। एंड व्हाट इज द मेन, देखिए जेल का मतलब, एक तो जेल होता है, एक प्रिजन होता है बेटा, और एक वर्ड होता है गोल। देखो गोल एक होता है GOAL, एक होता है GAOL। यस सर। तो इसमें से जो नीचे वाला है GAOL, ये गोल होता है। इसका मतलब जेल होता है, इसका मतलब लक्ष्य होता है। याद रखिएगा, इसका मतलब लक्ष्य और इसका मतलब क्या होता है? जेल। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। दिस इज द जेल एंड दिस इज द लक्ष्य, एम्बिशन। किसी को टारगेट नहीं समझ पा रहा हो तो वैसे मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ वर्ड, दिस इज गोल, दिस इज अ गोल GOAL एंड दिस इज द GAOL। तो थोड़ा सा बस स्पेलिंग में डिफरेंस है, बाकी मीन में अलग है, डिफरेंट है। इस गोल का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट, कोई का जब आप टारगेट करते हो, और इस गोल का मतलब होता है जेल, बेसिकली प्रिजन बोलते हैं इसको। ये मैंने एक आपको बता दिया है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोनिम्स कहते हैं। होमोफोन्स नहीं, होमोनिम्स भी कहते हैं और होमोफोन्स भी कहते हैं। तो होमोफोन्स कह लो तो चाहे कोई दिक्कत नहीं। तो होमोफोन मतलब जिनका फोन मतलब जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है बट वो डिफरेंट होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट।
देखिए प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है बट इनका मीन अलग है, तो इनको हम क्या कह देंगे, होमोफोन्स कह देंगे। जल्दी से नोट कर लें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक, डन, गुड। So now we are going to discuss the point which is related to this jail। तो भैया अब देखो इसका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ है, पोर्ट ब्लेयर में हुआ है, नोट कर लो। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो चुका है, श्री विजयपुरम, नोट कर लो, श्री विजयपुरम। नाउ पोर्ट ब्लेयर इज नोन एज श्री विजयपुरम, नोट कर लो, श्री विजयपुरम। अगर इफ यू वांट टू सी then you should want, if you want to see in your map Sri Vijayapuram, this is the real name, now this name was known as Sri Vijayapuram। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम हो चुका है। पहला पॉइंट नोट कर ले, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो चुका है, श्री विजयपुरम। नोट कर लो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इसको कब ओपन किया गया था, इट वाज ओपन इन 1906। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार। और ये क्या है, इंडिया की यूटी हुआ करती है। एस्टैब्लिश तो बहुत पुराने समय में हुई थी, बट अभी 1906 में इसको एज अ मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, हाँ, यस, 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी थी। रिमार्क, द प्रिजन वाज यूज्ड, द ब्रिटिश एक्साइल पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिमोट एंड आर्किपेलागो। व्हाट द मीन ऑफ आर्किपेलागो? The meaning of archipelago is the group of islands। श्री विजयपुरम। Sir, the first book was India Independence। इनकी बुक थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। किसकी? ये थी आपकी वीर सावरकर की। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना मैंने बता दिया इतना कर लो, नहीं तो यही भी नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक, ऐसे तो हम पूछ लेंगे वीर सावरकर कहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने पहले बार झुंझुना कब खिलाया था, उनके पैरों का साइज कितना था, उनकी सैंडल कितनी बड़ी थी, ये सब नहीं लिखना होता है। पहले मैंने जो बता दिया उतना नोट कर लो बस। ठीक है, उनके कितने कुत्ते थे, डॉग पाले थे कि नहीं पाले थे, कितने फिट के थे, हाँ कितने फिट के थे, उनकी मूछें कैसी थी, है ना, हाँ हैट लगाते थे कि नहीं लगाते थे, उनकी जो है फीमेल डॉग का नाम क्या था, ये सब नहीं पूछा जाएगा। इतना लिख लो जितना मैंने बता दिया है। ठीक है, जो पूछा जाएगा मैंने लिख दिया है, दिमाग में मत लगाओ। ठीक है, फालतू का दिमाग नहीं लगाते हैं। डन? नो सर। चलो, यस सर। डोंट टॉक, डोंट टॉक। बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम 25 आपके मोन्यूमेंट्स हैं जो कराने हैं। ठीक है, सो इसलिए मैं कर रहा हूँ, जल्दी से लिखो। एंड ऑल थिंग्स आर क्लियर और नॉट, काव्याटेल? यस सर। काव्याटेल, ऑल थिंग्स आर क्लियर हियर और नॉट? एनी पॉइंट यू डोंट रिमेंबर? If you have any doubt, you can ask without any hesitation. सर मुझे मैप से समझ, मैप वाला समझ। Map, this is the map of India and this is the union territory. It is known as the Andaman and Nicobar. It is a union territory. 8 union territories are in India and this is the union territory, Andaman and Nicobar, which is lie in Bay of Bengal. Okay, and it is the part of Himalaya. Himalaya ऐसे आया and ऐसे करके सबमर्ज कर गया इंडियन ओशन में, और ये जो आइसलैंड है यही आपके अंडमान निकोबार है। ठीक है, got it? So students, done? Yes sir। Sir was last। Everyone done? Now, Political prisoners। Done। good, good। Prisoners to the remote। तो यादों में बहुत सुधार हो रहे हैं बच्चे में, बहुत सुधार हो रहा है। Sir done। Done? To the remote। So, डन? बेटा इतना धीरे धीरे नहीं करना है, ठीक है? Sir done। Yes, good। So, the second monument, which is most important, students, most important monuments are there. Which monuments are there? Which monuments are there? Yes, वेंकटेश्वरा टेम्पल। लिख लो, वेंकटेश्वरा टेम्पल, नोट करो, वेंकटेश्वरा। वेंकटेश्वर किसे कहते हैं, किस गॉड को वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है? आई होप आप लोगों को पता होगा, लॉर्ड विष्णु का नाम सुना है आपने? Yes sir। तो शायद उन्हीं को वेंकटेश्वर कहा जाता है, लॉर्ड विष्णु को ही वेंकटेश्वर कहा जाता है। बहुत लोग अपना नाम वेंकटेश रखते हैं, साउथ इंडिया में मोस्टली लोग वेंकटेश नाम रखते हैं। ठीक है, तो ये है वेंकटेश्वर धाम, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट वेंकटेश्वरा टेम्पल, नोट करो, वेंकटेश्वरा टेम्पल। देखिए, कोई अगर टेम्पल है वो भी हमारा मॉन्यूमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करी जाती है। यस, इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। वेयर इज आंध्र प्रदेश?
So firstly we should see in your map, this is the map of India, this is the map of India students, this is the map of India, and over there is Andhra Pradesh, this is the Andhra Pradesh, और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है वेंकटेश्वरा टेम्पल। हियर इज अ वेंकटेश्वरा टेम्पल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ठीक, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है पॉइंट। डन? नो सर। थोड़ा तेज करें। और अब देखें, सुनिए सर क्या लिखा हुआ है, देखिए रिमार्क्स क्या है, रिमार्क्स समझ लो। देखो ये जो प्लेस है ना, ये तिरुमाला लिखा हुआ है, तिरुपति लिखा हुआ है, तिरुमाला हिल्स है यहाँ पे, देख लो तिरुमाला हिल्स आर देयर। क्या है यहाँ पे? तिरुमाला हिल्स, नोट करो, तिरुमाला, तिरुमाला, तिरुमाला हिल्स, हिल्स आ रहे, यहाँ पे तिरुमाला हिल्स हैं, चोटियां हैं, और यहीं पर आपका तिरुपति बालाजी टेम्पल भी हुआ करता है। क्या हुआ करता है? तिरुपति बालाजी टेम्पल हुआ करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड वेंकटेश्वरा, एंड वेंकटेश्वर इज द विष्णु, लॉर्ड विष्णु है। और आप जानते हो लॉर्ड विष्णु को जाना जाता है किस नाम से, कि वो पूरे अर्थ को क्या कर रहे हैं? पालनहारी हैं, वो पालन करते हैं, उसको सेव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वेंकटेश्वरा के बारे में देखिए, तिरुमाला हिल्स आर द पार्ट ऑफ शेषाचलम हिल्स रेंज, नोट करो शेषाचलम हिल्स रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट यहाँ पर सभी लोग लिखेंगे, लिखो शेषाचलम, देखो बेटा शेषाचलम, नोट करो शेषाचलम, लिखो बेटा शेषाचलम नेशनल पार्क, नोट करो शेषाचलम नेशनल पार्क। ये लिख लो, इंडिया का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है ऑन द बेस ऑफ एरिया, इंडिया का सबसे बड़ा, यस इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, लिख लो इंडियाज बिगेस्ट टाइगर रिजर्व शेषाचलम टाइगर रिजर्व, नोट करो, यस आंध्र प्रदेश, देखो शेषाचलम टाइगर रिजर्व इज द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। अगर हम अपने भारत में देखें तो 54 से अबव हो चुके हैं टाइगर रिजर्व, तो 54 जो टाइगर रिजर्व है स्टूडेंट्स, जो 54 टाइगर रिजर्व हैं उनमें सबसे बड़ा जो आंध्र प्रदेश में शेषाचलम नेशनल पार्क है, दैट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क, नहीं दैट इज द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। टोटल 54 टाइगर रिजर्व, उनमें से सबसे बड़ा ऑन द बेस ऑफ एरिया शेषाचलम, एंड इट इज नोन एज द हियर द मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है रेड सैंडल, लिख लो रेड सैंडल का। यहाँ पे लाल चंदन, आपने मूवी देखी थी पुष्पा? यस सर। तो पुष्पा में जो रेड सैंडल होता है, जो लाल चंदन होता है, उसकी तस्करी करता है पुष्पा। तो शेषाचलम के फॉरेस्ट में ढेर सारा आपका क्या मिलता है बेटा, बोलो लाल चंदन। और रेड जो सैंडल होता है वो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए उसकी तस्करी होती है, लोग उसकी स्मगलिंग करते हैं, मतलब एक बहुत आप कह सकते हो उसको जो है इलीगल तरीके से उसकी पोचिंग में उसको बेचते हैं, विदेशों में बेचते हैं, और पुष्पा मूवी उसी पे बनी हुई है। तो लिख लीजिए शेषाचलम नेशनल पार्क में ही क्या मिलते हैं आपके? रेड सैंडल, लाल चंदन, रेड सैंडल, रेड सैंडल, ठीक। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सुनो ए बेटा, देखो जो मंदिर होते हैं ना, अगर मंदिर इस तरीके से बने, देखना अगर मंदिर कुछ इस तरीके से बने कि उसका बेस बड़ा चौड़ा है, ठीक, और फिर ऊपर धीरे धीरे जाते जाते ये क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। अगर इस टाइप का मंदिर बना है, ठीक है, इस टाइप का मंदिर बना है, तो समझ लीजिएगा ये मंदिर आपका द्रविड़ियन शैली को रिप्रेजेंट करता है, द्रविड़ियन आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और सदर्न भाग में, जो सदर्न इंडिया के जितने भी टेम्पल हैं, सब आपके द्रविड़ियन स्टाइल में बने हुए हैं, एंड दिस इज द द्रविड़ियन स्टाइल। देख रहे हैं आप ये सदर्न साइड, हाँ यह सदर्न साइड में देख रहे हैं, बेस इनका बड़ा चौड़ा है, बट उनका ऊपर जैसे जाएंगे तो आपका ये पतला होता जाता है। दिस इज द द्रविड़ियन शैली, दिस इज द्रविड़ियन शैली, ठीक। अपने यहाँ के जो टेम्पल बनते हैं इधर अपने जैसे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल कैसे बनते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे सब जो है आपके नागर शैली में बनते हैं, और बेसिकली जो है आपका इस टाइप में। तो आपके ये जो मंदिर है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? द्रविड़ियन आर्किटेक्चर, बिलीव टू कंस्ट्रक्ट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम स्टार्टिंग 300 AD। तो 300 AD में इनको फॉर्म किया गया था, ऐसा माना जाता है। यस यस बेटा, नोट कर जल्दी, नोट, टाइम नहीं हमारा, जल्दी करो, वी हैव लेस टाइम, वी हैव लेस टाइम। नेक्स्ट टेम्पल, अब देखिए आप लोग एक मैप खोल सकते हैं जो स्पेशली आपके आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, वो आपका ये वाला मैप हुआ करता है,
भारत का, इंडिया का, ये वाला। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, चीज़ें यहाँ पर काफ़ी दी गई हैं, ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो। चलो बेटा, इसको डन कर लिया सभी ने? ऑल स्टूडेंट डन? बी फास्ट माय डियर फ्रेंड, बी फास्ट, वी हैव लेस टाइम। यहाँ तक डन हो गया? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट अपन टेम्पल लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग फास्ट नहीं करते हो, अब तक हम 3-4 निपटा दिए होते हैं। डन, गुड। चित्रांश बहुत अच्छा बच्चा है, चित्रांश बहुत तेजी से लिखता है, ठीक है, बहुत खुश था चित्रांश, क्योंकि अपनी बहन से जीत चुका था, वो भी जीता कैसे, ये कहानी। बताओ। डन, चल अपन रब करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। Friends, now we are going to discuss the next कामाख्या टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कामाख्या देवी टेम्पल कहते हैं असम का ये टेम्पल। हाँ यस, कामाख्या देवी टेम्पल लिख लो, कामाख्या, यस यस, लिख लो ये, हाँ यस 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 यस, ये देखिए कामाख्या लिखो, कामाख्या, कामाख्या टेम्पल लिखो बेटा, कामाख्या टेम्पल लिखो। तो अगला टेम्पल है दैट इज कामाख्या टेम्पल, नोट करो, दैट इज कामाख्या टेम्पल देखो, दैट इज कामाख्या टेम्पल, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल। नीचे भी लिखा था वो, असम लिख लो, कामाख्या टेम्पल, ठीक है, लिखो। कामाख्या टेम्पल लिखिए सभी लोग। तो प्लेस है गुवाहाटी, गुवाहाटी पड़ता है असम में, असम में स्टेट ऑफ, अगर आप देखना चाहते हैं यू कैन सी इन योर मैप, इस तरीके से अगर हम देखें, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला असम रीजन है, असम में यहाँ पे गुवाहाटी है, और गुवाहाटी में ये देखने को मिलेगा। तो अगर हम आगे बढ़े बेटा, तो देखो रिमार्क की बात करें तो पहला रिमार्क क्या लिखा है, हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड गॉडेस कामाख्या। एक गॉडेस कामाख्या मैम है, मैम क्या है, ये एक देवी है, गॉडेस है, इनको डिवोटेड है, सिचुएटेड ऑन दी नीलांचल, नीलांचल हिल लिख लो, नीलांचल हिल पूछा गया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गुवाहाटी, असम, इंडिया। तो पहला तो आपको नीलांचल याद रखना चाहिए, नीलांचल, हाँ नीलांचल है ना, नीलांचल हिल्स, हाँ नीलांचल हिल्स में देखने को मिलेगा, गुवाहाटी में, असम में। कामाख्या देवी, यहाँ पे जानते हो क्या होता है, जैसे जो जब बेबी बॉर्न होता है तो कहते हैं कि जो बेसिकली फीमेल का योनि होता है उसका पूजा होता है यहाँ पे, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ तक के हमारा पूरा हो गया, ठीक, जो कि उर्वरता की देवी है और उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो कामाख्या देवी टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एकमात्र ऐसा टेम्पल जहाँ पे योनि की पूजा होती है और जैना की पूजा होता है, दिस इज द टेम्पल। अपना प्यारा भारत को ड्रॉ करना, नहीं आप लिख लो ऐसे बना करके, कुछ गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, यू आर वेरी नाइस गाय, यू आर वेरी नाइस गाय। 12 बज के ऊपर हो चुका है, हाँ इसीलिए। चलो यहाँ पर आप लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी करें इसको, जल्दी करो, टाइम नहीं अपने पास बेटा, थोड़ा तेज करो, फास्ट करो, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से अगर आएंगे तो। नेक्स्ट टेम्पल, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, क्यों? नेक्स्ट टेम्पल देख लो बेटा, अगला टेम्पल है हमारा, दिस इज महाबोधि टेम्पल, ठीक, विच इज महाबोधि टेम्पल। और कर लिया आप सभी लोग, महाबोधि टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल, इन विच प्लेस ऑफ इंडिया, बिहार, बिहार, बोध गया,
बोध गया में देखने को मिलेगा महाबोधि टेम्पल। याद रखना ये जो महाबोधि टेम्पल है लेफ्ट साइड में बुद्ध गया माना जाता है कि यहीं पर जो लॉर्ड बुद्धा थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। हुई थी। लिखो जल्दी से लिखो, तुम लोग बहुत फास्ट नहीं करते हो यार, बहुत स्लो करते हो आप लोग, बहुत स्लो काम है तुम लोगों के। तो मैं वही बोला ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। न्यू प्लेस विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट विच इज आस्क्ड इन योर एग्जाम स्टूडेंट्स, महाबोधि टेम्पल। तो बिहार में सो महाबोधि टेम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार देख लो बेटा, ये महाबोधि टेम्पल फर्स्टली अगर स्टूडेंट्स हम वॉच करेंगे, इट इज लोकेटेड इन बिहार। इट इज लोकेटेड इन बिहार, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। इट इज लोकेटेड इन बिहार। बिहार में भी एक जगह है दैट इज गया। गया वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। नोट कर लीजिएगा, महाबोधि टेम्पल वाज लोकेटेड इन गया। बोध गया बिहार में है, गया। और रिमार्क की अगर बात करें स्टार्ट, एक बात याद रखना बेटा, कहते हैं कि जो बोध गया का ये जो टेम्पल है ये बौद्ध धर्म को रिलेट करता है, बौद्ध रिलीजन को रिलेट करता है। तो किस रिलीजन से संबंधित है स्टूडेंट्स? बौद्ध रिलीजन से संबंधित है। ये बात आपने याद रखनी है। अब दूसरी सबसे गहरी बात, महात्मा बुद्ध जो थे, इट वाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2002। नोट कर लीजिएगा, जिन पर यूनेस्को के जो पार्ट हों, यूनेस्को के जो पार्ट हों उनको जरूर याद कर लेना। यूनेस्को में सन 2000 में, यूनेस्को को सन 2000 में शामिल किया गया था। नोट कर लो, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सन 2000 में शामिल हुआ था। नोट कर लो, ठीक है। यूनेस्को की 2002 में इसको शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। लोकेशन की बात करें स्टूडेंट, नोट कर लो, लॉर्ड बुद्धा को सेड हाउ अटेन इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब नोट कर लो, इनलाइटमेंट का मतलब होता है आपका नॉलेज हो जाना, नॉलेज मिल जाना। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का यस, नॉलेज ऑब्टेन हो गया था बुद्धा को, नॉलेज ऑब्टेन हो गया था बुद्धा को। नोट कर लीजिएगा सब लोग। लिखने के तुम लोग यार ना बहुत बदतमीज टाइप के व्यक्ति हो, इसको लिखना चालू करो। कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको नोट करो। कहते हैं कि ये बोध गया में एक पेड़ था जो कि पीपल का पेड़ था। किसका पेड़ था बोलो? पीपल के पेड़ के नीचे, देख लो, पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। तो इस पेड़ को कहते थे बोधि ट्री, सर बोधि वृक्ष। यूनेस्को का क्या हुआ? बोधि वृक्ष ट्री लिखो, पहले बता रहा हूँ। बोधि वृक्ष ट्री नोट कर लो। यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पहले देखो, बोधि वृक्ष ट्री कौन सा? जहाँ पे बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। बुद्ध किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं? पीपल का पेड़ है, लिख लीजिएगा। और पीपल के पेड़ को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बोधि वृक्ष कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिस प्रोसेस से बुद्ध को ज्ञान मिला था, दिस प्रोसेस इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं इस प्रोसेस को? एनलाइटमेंट कहते हैं। कि बोध आ गया था, अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। इसके पहले सिद्धार्थ कहलाते हैं, लेकिन जैसे इनको ज्ञान मिल जाता है बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध का मतलब ही होता है वन हु नोज, जो जान जाता है, जिसको पता हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, वही बुद्ध है। ठीक, तो याद रखिएगा इस तरीके से। और कहते हैं कि वृक्ष को आगे चल करके शशांक कटवा देगा और गंगा में फेंकवा देगा। शशांक इस पेड़ को कटवा करके गंगा में डाला, और ये कारण ये था क्योंकि शशांक जो है वो ब्राह्मण धर्म को मानेगा और ये बुद्ध धर्म के खिलाफ होगा। और उसने ढेर सारे मंदिरों को तोड़वाया और ढेर सारे जो है आपके बौद्ध मठों को तोड़ा दिया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अपना आगे लेंगे नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। जल्दी लिख लो बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। सर इट इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। जल्दी नोट कर लो। सर बिहार में जो बता रहा हूँ सी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ना। जल्दी से लिखो बेटा। सर इंडिया में ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। डन डन। नालंदा यूनिवर्सिटी। यस,
Now we are going to discuss the point which is most important. Nalanda University students. Nalanda University is the most important university in India. That's why we will understand the point which is related to the Nalanda University. नोट करो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. बहुत डीप मैं नहीं जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई नो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे. दैट्स वाई हम लोग ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा डीप ना जाकर के चीज़ें कर रहे हैं. लेकिन जितना आपके एग्जाम में आएगा उनको हम ज़रूर कर रहे हैं बेटा, उनको हम ज़रूर कर रहे हैं. यार ये बात याद रखिएगा. तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पहला पॉइंट, ये एक्चुअल में है कहाँ पे? तो बिहार में जगह है राजगीर. देख लो राजगीर में देखने को मिलता है नालंदा. नोट कर लीजिएगा. नालंदा जो है वो कहाँ देखने को मिलता है स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा. नालंदा इज बेसिकली फाउंड इन नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में है. ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिएगा. पहला पॉइंट, पहला तो ये हो गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया. तो नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है पहली, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट. दूसरा प्लेस कहाँ पे है? राजगीर में है. स्टेट कौन सा है? बिहार. रिमार्क देख लो, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता फर्स्ट. ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया है. किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? एक बेटा वंश है जिसका नाम है गुप्ता पीरियड. जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि गुप्ता पीरियड में एक राजा हुआ जिसका नाम है कुमार गुप्ता फर्स्ट. कुमार गुप्ता फर्स्ट ने किसको बिल्ड कराया है? नालंदा यूनिवर्सिटी को. कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द मुस्लिम आर्मी लेड टर्किश लीडर बख्तियार खिलजी. 4 बार ये यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है. यूपीपीएससी और प्लस यूपीएससी प्लस एनडीए प्लस सीडीएस प्लस सीएपीएफ, इन सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बख्तियार खिलजी ने किसको डिस्ट्रॉय किया? नालंदा यूनिवर्सिटी को किया. नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जला दिया? तो बख्तियार खिलजी. नालंदा यूनिवर्सिटी कितने दिन तक जलती रही? 4 महीने तक लगातार जलती रही. इतने ज़्यादा इसमें बड़े बड़े ग्रंथ थे, बहुत बड़े बड़े इपिक थे बेटा, बड़ी बड़ी किताबें थी, सब जलकर राख हो गया. वरना इंडिया के पास लॉट ऑफ थिंग्स थी, लॉट ऑफ चीज़ें जो कि इंडिया ने बिल्ड करी थी, उस यूनिवर्सिटी में सब जल के राख हो गई. और खता किस चीज़ की थी, कारण क्या था, उसको समझ लेना. कहते हैं कि जब ये बख्तियार खिलजी लौट रहा होता है अपनी सेना को लेकर के, तो ये यहाँ के टेम्पल्स को देखता है. और यहाँ के टेम्पल्स में क्या थे? सेक्सुअलिटी देखने को उसको मिली, यानी कि नेकेड फॉर्म में वहाँ पे पिक्स वगैरह हैं, है ना. और ये देख करके वो कहते हैं लोग गुस्सा किया और उसने आग लगा दी. पूरा नालंदा जलता रहा 4 महीने तक. ठीक, ये बात याद रखिएगा. किसने खत्म किया था? ये जरूर डिस्ट्रॉय किया था 1193 में बख्तियार खिलजी. नोट कर लीजिएगा, बख्तियार खिलजी मुस्लिम लीडर डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी 1193. ये बात याद रखिएगा, यहाँ तक आपके एग्जाम में आते हैं. और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया. नोट कर लीजिएगा, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया. ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा. ठीक है, चलो यहाँ तक डन हो गया बेटा. टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी कर लो. ठीक है, डन. चलो डन. सो वर्ड की तफसीला है. आगे बढ़े बेटा, चलो सर इंडियन जल्दी करो, टाइम नहीं हमारे पास बेटा. वी हैव लेस टाइम. सर डन. सर डन. डन. ओके, सो काव्या बात नहीं बेटा, डोंट टॉक. सर टाइम. चलो बोल जल्दी से. वॉइस वगैरह आ रही क्लियर, एक बार चेक कर लो. चलो स्टूडेंट्स, now we are going to discuss the next one which is सेशा टॉम. नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मेरे बच्चे. मेरे लाल देखिए, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है जो ऊपर दिख रही है. ठीक है, अभी हम सेशा टॉम देखेंगे. स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, आप सभी ने इसको अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, नोट जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज ये नोट्स आपके हमेशा काम आने वाले हैं. थिंग्स जो कि आपकी चल रही हैं, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं. इनके बेटे में सबसे पहले कंप्लीट हो गई. क्या इनके बेटे में कंप्लीट कर दी. शेषा. आप शांत बैठे एंड डोंट टॉक. पता नहीं कहाँ से नॉलेज लेके आते हैं. इसके बेटे ने इसको कंप्लीट कराया था. अरे ये खुद सासाराम में टॉम बना है, तो टॉम इसका बेटा बनाएगा? कौन बनाएगा?
जब पता नहीं है तो फिर मत बोलिए ना, आप पहले सुनिए, पहले जो बताया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है उसको समझिए, ठीक है। देखो इधर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो बेटा है ये कहाँ पे बिल्ड हुआ है ये याद रखना। देखिए शाशाराम एक शेरशाह शूरी नाम का शासक है, रूलर है। हाँ। नाम लिखेगा, इनका नाम है शेरशाह शूरी। देखिए शेरशाह शूरी लिखो, इनका नाम लिखो पहले, पहले कोई बोलेगा नहीं, पहले सब लोग सुनेंगे, ठीक है, तब बाद में आप लोग बोलिएगा, फिर आपसे मैं क्वेश्चन ले लूंगा आपका, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तब सुनूंगा, पहले आप सुन लो मेरी बात, पहले जब मैं पढ़ा लूँ ना उसके बाद आप जब पूछोगे ना तो मैं बताऊंगा। तो शेरशाह टॉम, देखो शेरशाह टॉम क्या है पहले समझो। कहते हैं तालाब में बना है, कहाँ बना है, तालाब में, पॉन्ड में है, पहली बात तो याद रखना, पॉन्ड के अंदर बना हुआ है। जैसे आपका गोल्डन टेम्पल है ना, वो भी पॉन्ड में बना हुआ है, ठीक है, ये भी पॉन्ड में बना हुआ है। एक टॉम्ब का मतलब क्या होता है, कोई मर जाए उसके बाद जो मुस्लिम रिलीजन होता है वो वहाँ पे किसी को दफनाता है और उसके ऊपर टॉम्ब बनता है, टॉम्ब है ना, मकबरा, इसको हिंदी में कहते हैं मकबरा, डेड। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, आग लगा देते हैं। और हिंदू रिलीजन में, मुस्लिम्स में क्या होता है कि उसको दफनाया जाता है, बरीड किया जाता है, कॉफिन के अंदर रख करके उसको बरीड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टॉम्ब है, इसका मतलब यहाँ पे इनको बरीड किया गया होगा। बात समझ रही काव्या? अरे गेटिंग द पॉइंट्स? हाँ नहीं समझोगे, कुछ जरूरत भी नहीं तुमको समझने की। अब इससे ज़्यादा मैं क्या समझा, अच्छा बताओ मैंने इसमें कौन सा रॉकेट साइंस बता दिया। मैंने कहा जब कोई बंदा मुस्लिम रिलीजन में मरता है तो उसको क्या किया जाता है, बरीड किया जाता है, टॉम्ब उसके ऊपर बनता है। हमारे यहाँ समाधि बनती है, जब कोई डेथ हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, जला देते हैं, और मुस्लिम रिलीजन में उसको बरीड करते हैं, ठीक है। ये बात हमने बताई, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? इट इज अ रूलर ऑफ जौनपुर। ये कहाँ का रूलर है? जौनपुर। लिख लो, जौनपुर का रूलर है। और जौनपुर को किसने बसाया था? हु सेटल्ड जौनपुर? जौनपुर को किसने सेटल्ड किया था, बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नोट कर लिया, तुगलक डायनेस्टी का रूलर है तुगलक, और इसने बसाया था आपका किसको? फिरोज शाह तुगलक ने किसको बसाया था? क्लास बोलो। जौनपुर को। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है बसाया था जौनपुर को, और जौनपुर का ही रूलर कौन था? शेरशाह शूरी। ये अफगान रूलर है। कहाँ का रूलर है? बोलो बेटा, अफगान रूलर है। अफगान रूलर है। अफगानिस्तान से आया होगा, यहाँ पे रूल कर रहा है इंडिया में। और कहाँ पे? बोलो, जौनपुर किस नदी के किनारे है? जौनपुर, रुक जाओ, जौनपुर किस रिवर के किनारे खड़े हो आप? बताइए। इतना कॉमन, इतना घटिया छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, तुम बताओ अभी। किसी को पता है? सर क्या चीज? सर 20। जौनपुर लिख लो, गोमती नदी के किनारे है, गोमती रिवर के किनारे। नोट कर लो बेटा, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको देखो। शेरशाह शूरी की अगर बात करें तो इसका नाम शेरशाह शूरी क्यों पड़ा? बचपन में देखिए इसका नाम था फरीद खान। क्या नाम था? चाइल्डहुड नेम। लिख लो, चाइल्डहुड नेम। बात नहीं, चाइल्डहुड नेम क्या था इसका? फरीद खान। और इसने क्या किया? एक बचपन में शेर मार डाला। लायन को क्या कर दिया इसने? किल कर दिया। लायन को किल कर दिया, तभी से इसको कहा जाने लगा शेर खान। शेर शाह कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? शेर शाह। क्योंकि शेर शाह का मतलब जो शेर को जीत ले, शेर शाह, तभी से इसको कहा जाने लगा। ये बात समझ आ गया कि नहीं? ये बात आ गया कि नहीं आ गया? चलो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जर्व करें। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट और गहरी बात। देखो, शेरशाह शूरी ने पंगा लिया किसके साथ? युद्ध किया किसके साथ? हुमायूं के साथ। और आपको पता है हुमायूं किसका लड़का है? आपके जो हुमायूं है वो बाबर की औलाद है। बाबर कौन है? जो भारत में मुगल डायनेस्टी को फाउंड करता है। और बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर का लड़का जहांगीर का लड़का शाहजहां का लड़का शाहजहां का लड़का था आपका औरंगजेब के बाद धीरे धीरे ये डिक्लाइन होता चला जाएगा, और लास्ट में जो रूलर बनता है वो बनता है जो है आपका भारत का अंतिम जो मुगल शासन रूल करता है, उसका नाम है आपका, क्या नाम है बोलो भाई? जो लास्ट रूलर है मुगल सल्तनत का, बहादुर शाह जफर सेकंड, है ना।
तो बहादुर शाह जफर दूती है ना, लास्ट रूलर है मुगल पीरियड का। तो जो आपको बातें नहीं समझ में आ रही तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, शेरशाह सूरी ने बचपन में एक शेर मार डाला, इसीलिए इसको शेरशाह। नहीं सर ये तो समझ आ गया, लेकिन वो जो आपने नाम बताए वो सब आपको समझ में आएंगे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, तब आएंगे बेटा, जब मैं डायवर पढ़ाऊंगा देन यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग ऑन हियर। ओके सर हिस्टोरिकल मूवमेंट में भी है। हैं? हिस्टोरिकल मूवमेंट मिमियाओ मत बकरी की तरह, पहली बात। नो 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 नो, what type of language you use? Why you are not speak frankly? Why you murmuring in the class? Just ask the question in a loud manner, in a loud voice also. Don't use the word murmuring, बुदबुदाना नहीं है क्लास में, otherwise I will kill you. So students come here, see. This is a state UP बिहार में है। रिमार्क मैंने बता दिया। देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क टॉम वॉज स्टार्टेड शेरशाह हिमसेल्फ, और फिर उसके सन ने क्या किया, इसका कंप्लीट करवाया। इसको सक्सेसर इस्लाम शाह इसका नाम था। क्या नाम था? सक्सेसर का क्या था? इस्लाम शाह। किसका लगा था? शेरशाह का। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही इसको बनवाना चालू कर दिया था इस टॉम को, फिर इसका लड़का उसको कंप्लीट करा के खत्म करता है। जैसे अच्छा अभी सबसे गहरी बात शेरशाह से क्या थी वो देखो, इसने एक रोड बनवाई, दैट्स अ रोड व्हिच इज ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको अपन जीटी रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड दैट वाज फाउंड बाय जौनपुर कहाँ पर है वैसे? जौनपुर यूपी में है। यूपी में जौनपुर। गोमती कहाँ है? यहाँ पर है भाई गोमती कहाँ है? गोमती कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ होगा? लखनऊ के पास। लखनऊ में पास विभाग तो बहुत बड़े वाले महान। देख लो जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। बातें ना करो भाई, देखो बातें नहीं करनी किसी को, जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना नोट कर लो, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन। अच्छा पता है शेरशाह सूरी सबसे ज्यादा विधवाओं के साथ शादी करी थी इसमें। अगर आपको नहीं पता समझ लीजिएगा। शेरशाह सूरी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है कि शेरशाह सूरी अपने राज्य का एक्सपेंशन करना चाहता है बेटा, दैट्स वाई उसने क्या किया, बहुत सारी जो विडो वुमेन्स थी उनके साथ इसने शादी करी। जैसे मान लीजिए 70 साल की महिला है, 70 ईयर की है, 80 ईयर की है, उसे पता है कि ये एक आध 2 साल में टेम हो जाएगी, तो ये क्या करता था, जाकर के शादी कर लेता था, और उसकी टेरिटरी उसके मरने के बाद इसकी हो गई। इस तरीके से बड़ा सा एम्पायर बिल्ड किया था। आर यू गेटिंग पॉइंट्स? बड़ा सा एम्पायर मैट्रिमोनियल पॉलिसी यूज करी थी इसने, और एक बड़े से एम्पायर को बिल्ड किया था। ठीक है, ये बात आपने समझनी है, ये बात आपने। और पता है कलिंजर के युद्ध में ये बम फेंक रहा था, क्या चला रहा था? तोप, और तोप का गोला उधर ही फट गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं? तोप क्या होती है? अबे तोप कैनन, कैनन कैनन बेटा, कैनन, सॉरी कैनन। नहीं देखी आपने कैनन? नो सर, आप सर नाम भी नहीं सुना। मम्मा से पूछना, मम्मा आपको दिखाएगी। आप जाना रेजिडेंसी में, वहाँ पे कैनन रखी हुई है। हाँ कैंट में भी रखी हुई है, रोड पे ही देख लो, है ना? ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको दिखा देंगे। चलो अभी क्लास खत्म हो जाए, आई विल सी यू, ओके? आई विल सी, मैं आपको दिखा दूंगा, आई विल show you, okay? So now students, now we are going to discuss the next point which is most important, my dear friends, not religious. Next point is most important, लिख लीजिए, विक्रमशिला। लिख लो सर बस रिमार्क लिख रहे हो। ठीक है। विक्रमशिला। नेक्स्ट अगला है आपका, विक्रमशिला। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, दैट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। यस सर। It is also university, it is also university like नालंदा, like तक्षशिला। उसी तरीके से आपकी ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, दैट इज लोकेटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। लिख लीजिए बेटा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, रिमार्क लिख लो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नोट करो। हे व्हाई यू आर ऑन द राइट, नोट करो जैसे, नोट करो जैसे। स्टूडेंट्स नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, आप लोग याद रखें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में फैक्ट एंड फिगर। तो क्या लिखा हुआ है फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो इधर तरुण, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी प्लेस है आपका एंटीकेक इन भागलपुर में है ये, और बिहार है आपका स्टेट। विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाई पाला किंग धर्मपाला,
तो पाल वंश कहाँ पे रूल कर रहा था स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा। बिहार। ये जो पाल वंश था ना बेटा, बेसिकली ये आज का तो तुम बिहार कह सकते हो, लेकिन उस समय आज का जो वेस्ट बंगाल है ना, बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे पाला। पाल लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? वेस्ट बंगाल। पाला डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती थी? पाला डायनेस्टी बिलोंग करती थी वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल के बगल में ही तो झारखंड और ये बिहार वगैरह था, तो ये यहाँ पर भी इन्होंने फाइट करी थी। तो यहाँ पर इन्होंने बनाया था, दैट इज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। याद रखिएगा, धर्मपाला और द रूलर, गंगा के किनारे, ठीक है। भागलपुर भी आपका गंगा यहाँ से बहती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। गो गो और आइएगा भी मत जाइए। हम जानते हैं तो हमें नहीं लग रहा है, तो आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब करोगे तुम। भागलपुर। What type of problem you have? फील्ड। चलो सर, यस 5 मिनट और बस। प्लान विक्रम सर, रिमार्क। यस सर 15 मिनट्स। आगे बढ़े। विक्रम चमक। Done? बस डन। आज इतना ही रखते हैं बेटा, कल मिलते हैं, नहीं कल मिलते हैं और उसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपकी 46 मिनट्स की क्लास है। आई होप सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको समझ में आ गए होंगे। कोई पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आता है यू कैन कमेंट बिलो। एंड अभी इसमें हमारे कम से कम स्टूडेंट याद रखना 25 साइट्स हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करनी है। 25 साइट्स। तो कल इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा, मॉन्यूमेंट एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ओके, तो कल अपन इसको देखते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ओके, चलो।